हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं रिया अपनी चैनल आईएएस वॉरियर में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कल हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन ने कल 20 लाख करोड़ पैकेज का विस्तार से अनाउंसमेंट कर दिया है। आज हम लोग उस पैकेज के बारे में जानेंगे कि किस किस सेक्टर को कितना कितना बेनिफिट हुआ है, किस किस सेक्टर को कितना कितना फंड दिया गया है। उस चीज़ के बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे जितने भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले आए। और अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अभी पूरा दुनिया ही कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसने कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरा ठप करके रख दिया है। दुनिया में कोरोना संकट के दस्तक से पहले भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक था, पर कोविड-19 ने इस अर्थव्यवस्था पर लगाम लगा दिया है। जैसा कि फ्रेंड हम लोग सब लोग जानते हैं कि उससे पहले भारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा था, लेकिन अब कोविड-19 ने इस अर्थव्यवस्था पर लगाम लगा दिया है। लेकिन अब एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की पहल शुरू हो गई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसके साथ ही केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, जो हमारे देश के जीडीपी का लगभग 10% भाग है। बहुत से अब लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जीडीपी क्या होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग विस्तार से जीडीपी के बारे में जानेंगे कि जीडीपी क्या होता है और हमारे देश की जीडीपी अभी क्या है प्रेजेंट में। Gross domestic product is the total monetary or market value of all the finished goods and services produced within a country's borders in a specific time period. किसी भी देश की आर्थिक सेहत को मापने का पैमाना या तरीका जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का आंकड़ा अर्थव्यवस्था के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन की वृद्धि दर पर आधारित होती है। जीडीपी के अंतर्गत 3 प्रमुख घटक आते हैं, जैसे कृषि, उद्योग एवं सेवा। जीडीपी इक्वल टू वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, यानी सकल घरेलू उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। फ्रेंड, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड वर्ड जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है। जीडीपी इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनडीपी इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंडिया का भी टोटल जीडीपी है वो है 231.85 लाख करोड़, यानी 3.3 ट्रिलियन। हमारे जो सरकार है उनका लक्ष्य था कि वो 5 साल के अंदर हमारी जो जीडीपी है, इंडिया की जो जीडीपी है, उसको 5 ट्रिलियन तक ले जाना। पर शायद अब जिस तरह का कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल दिखाई पड़ रहा है। पर वैसा
थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, पर देखिए आगे क्या होता है। जीडीपी के अनुसार महाराष्ट्र देश का सबसे अमीर राज्य है। महाराष्ट्र का जीडीपी है 32.24 लाख करोड़। इसके साथ ही ये सबसे ऊपर स्थान पे आता है, जिसके बाद तमिलनाडु और गुजरात है। जीडीपी के मामले में इस लिस्ट में सबसे नीचे अंडमान और निकोबार आता है। तो फ्रेंड्स, ये था जीडीपी के बारे में थोड़ी विशेष जानकारी जो मैंने आपको बताई। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग सबको पता है कि कल हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने कल इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज का आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ पैकेज का पूरा डिटेल में अनाउंस कर दिया है। उस पैकेज का मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा इंडिया सेल्फ रिलायंट, यानी कि इंडिया अब आत्मनिर्भर होगा। इंडिया का आत्मनिर्भर होने का मतलब ये है कि इंडिया अब खुद रॉ मटेरियल से ले करके किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, यानी रॉ मटेरियल से ले करके अब पूरा लास्ट प्रोडक्शन तक, यानी जो लास्ट में प्रोड्यूस होगा उसको तक वो खुद ही करेगा। यानी कि वो रॉ मटेरियल भी खुद ही तैयार करेगा और उसका फाइनल प्रोडक्शन भी वो खुद ही करेगा, और वो अपने सप्लाई चेन को भी मजबूत करेगा। और उसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वोकल अबाउट लोकल पे ज़्यादा फोकस किया था। इसका मतलब ये होता है कि अपने जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको अब ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना है, ताकि वो ग्लोबल प्रोडक्ट के रूप में दुनिया के सामने उभर कर सामने आ पाए। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ की अनाउंसमेंट जो किए गए थे, जो भी अनाउंसमेंट हुआ था उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट है जिसको मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। तो उसमें से पहला है, EPF contribution has been extended for the month of August and would be paid by the Government of India, providing a liquidity support of Rs 2500 crore and benefiting 72.22 lakhs of employees. It will provide liquidity of Rs 6750 crore to employer and employees over 3 months. The statutory PF contribution of both employer and employee will be reduced to 10% each from existing 12%. इसमें कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि EPF कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान के लिए सरकार 2500 करोड़ रुपए देगी। यह प्रोत्साहन योजना अगस्त तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया है। 15,000 से कम सैलरी वाले EPF सरकार देगी, यानी जिनका सैलरी 15,000 से कम है उसका EPF सरकार भरेगी। 72 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। 3 महीने के EPF के लिए सरकार 2500 करोड़ रुपए देने का ऐलान की है। नियोक्ताओं द्वारा संवैधानिक PF योगदान की दर को 12% से कम कर 10% कर दिया गया है। इससे उनके पास 6,750 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। दूसरा पॉइंट है, टू प्रोवाइड मोर फंड्स at the disposal of the taxpayer, the rate of TDS tax deduction for the non-salary specified payment made to resident and rates of TCS for the specified recipient shall be reduced by 25% of the existing rate. इसका मतलब यह है कि TDS रेट में 25% की कमी की गई है। इससे 50,000 करोड़
रुपए का लाभ आम जनता को मिलेगा। TDS तथा TCS कटौती की दर को मार्च 2021 तक के लिए घटाया गया है। आगे है ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 विल बी एक्सटेंडेड फ्रॉम 31st July 2020 and 31st October 2020 to 30 November 2020। यानी फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 की सभी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2020 तथा 31 अक्टूबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड अ सबऑर्डिनेट डेब्ट ऑफ rise 20,000 crore which is expected to benefit about 2 lakh MSMEs. Rise 3 lakh crore collateral free automatic loan for business including MSMEs. A fund has been created to infuse liquidity of worth rise 50,000 crore in the MSME. लघु सूक्ष्म और मध्य उद्यमों यानी MSME में सुधार के लिए 6 कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत 3 लाख करोड़ का लोन बिना गारंटी के मिलेगा। MSME में फंड के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी डाली जाएगी। इस श्रेणी के इकाइयों को दिए जाने पर कर्ज को लौटाने के लिए 1 साल की मोहलत दी जाएगी। दबाव वाले MSME को 20,000 करोड़ रुपए का बिना गारंटी के कर्ज दिया जाएगा। यानी इसमें कोई गारंटी के तो कुछ भी गारंटी के तौर पे नहीं लिया जाएगा। इससे 2 लाख MSME लाभान्वित होंगे, यानी 2 लाख MSME को बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल लॉन्च राइज 30,000 crore a special liquidity scheme under which investment will be made in both primary and secondary market transaction, investment grade debt paper of NBFC, HFC, MFIs। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आवास वित्त कंपनियां और MFI के लिए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए के धन के उधार की सुविधा देने का फैसला किया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मतलब NBFC, आवास वित्त कंपनियां मतलब HFC। फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टेंडर अप टू 200 crores will no longer be on global tender route। 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर नहीं मांगे जाएंगे, सिर्फ घरेलू कंपनियों को ही टेंडर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसे मैंने आज आपके सामने डिस्कस किया। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिए, ताकि सारे जो भी स्टूडेंट इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम वगैरह का, एग्ज़ाम का IAS, UPSC, सिविल सर्विसेज का, उनके तक ये वीडियो पहुंच सके। और फ्रेंड, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना ऑन वर्ड नोट्स ज़रूर बनाएं, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको वो नोट्स आपका बहुत ही बेनिफिट आपको करेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।